गुड मॉर्निंग क्लास 11th। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री चैप्टर 1 के लघु उत्तरीय प्रश्न। तो हमारा पहला प्रश्न है, प्रारंभिक मानव के इतिहास को समझने के लिए कौन कौन से साधन हैं। तो इसका उत्तर यहाँ है, ये प्रागैतिहासिक काल की जानकारी के साधन। पहला है जीवाश्म। तो हम जीवाश्म के इसमें लिखेंगे, विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई से जीवाश्म प्राप्त हुए हैं। विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि पृथ्वी पर लगभग कालों पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हुए हैं। आदिकाल में मानव के क्रमिक विकास की जानकारी भी जीवाश्म के माध्यम से प्राप्त होती है। और जीवाश्म की भी छोटी सी डेफिनेशन लिख देना कि पृथ्वी पर किसी समय जीवित रहने वाले अत्यंत प्राचीन जीवों, मानव एवं वनस्पतियों आदि के अवशेषों या उनके द्वारा छोड़ी गई छापों को जो पृथ्वी की सतह पर चट्टानों की परतों में सुरक्षित पाए जाते हैं उन्हें जीवाश्म कहते हैं। आगे आपको इसी का उत्तर लिखना है। दूसरा है हथियार व औजार। विश्व में अनेक स्थलों की खुदाई में से विभिन्न प्रकार के हथियार व औजार प्राप्त हुए हैं। यह हथियार व औजार बड़े बड़े, छोटे बड़े, सुडौल, भद्दे, पॉलिश युक्त तथा बिना पॉलिश के पत्थरों के बने हुए हैं। इन हथियारों व औजारों में भाले, बर्छी, छेनी, चाकू, हथौड़े व हस्तकुलाड़े प्रमुख हैं। आगे आपको इनकी अस्थियों के बारे में लिखना है। अस्थियां यानी कि कंकाल। विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई में पशु तथा मनुष्यों की अस्थियां प्राप्त हुई हैं। अस्थियां ही जीवन के शरीर का वह हिस्सा होता है जो सबसे अधिक समय तक विद्यमान रहता है। मानव शास्त्रियों तथा चिकित्सा वैज्ञानिकों ने इस अस्थियों का अध्ययन करके आदि मानव की शारीरिक बनावट, आयु, रहन सहन, उनकी जाति तथा कालावधि के संबंध में अनेक निष्कर्ष निकाले हैं। चौथा हमारा चित्रकला के नमूने। विश्व के विभिन्न स्थलों में गुफाओं एवं दीवारों पर अंकित चित्रकला के अनेक नमूने प्राप्त हुए हैं। फ्रांस के नगर लास्को में स्थित गुफा, स्पेन में स्थित अल्तामिरा एवं वेलनाशिया की गुफाओं में सुअर, सांड, हाथी, भेड़िए, हिरण व गेंडे, भारत में भीमबेटका नामक स्थान से चित्र प्राप्त हुए हैं। कला क्षेत्र के विद्वानों ने इन चित्रों का अध्ययन करके आदि मानव के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला है। पांचवा पॉइंट है हमारा अन्य कलात्मक अवशेष। विश्व के विभिन्न स्थलों की खुदाई से अनेक प्रकार की मूर्तियां, मृद भांडों यानी मिट्टी के बर्तन और मुहरों के अवशेष भी प्रचुर मात्रा में प्राप्त हुए हैं। पुरातत्व वैज्ञानिक ने इन अवशेषों का अध्ययन करके आदि मानव के सामाजिक और आर्थिक जीवन पर प्रकाश डाला है। हमारा दूसरा प्रश्न है, होमिनिड मानव की विशेषता क्या है। तो हम यहाँ से लिखेंगे होमिनिड मानव की विशेषता। तो हम पहली पॉइंट भी लिख सकते हैं और पैराग्राफ में भी लिख सकते हैं। पॉइंट लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। इनके मस्तिष्क का आकार बड़ा होता था। दूसरा, इनके पास पैरों के बल खड़े होने की क्षमता होती थी। ये 2 पैरों पर चल सकते थे। इनके हाथों की विशेष क्षमता होती थी जिससे वे औजार और हथियार बना सकते थे और चला भी सकते थे। आगे तीसरा प्रश्न है हमारा लघु उत्तरीय का, होमिनिड और होमोनाइड में क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो होमिनिड में तो हम यही वाला वापस लिखेंगे और होमोनाइड में हम अंतर लिख देंगे। होमोनाइड बंदरों की तरह दिखने वाला था परंतु कई अर्थों में बंदरों से भिन्न होता था। इनका शरीर बंदरों से बड़ा होता था और इनकी पूंछ नहीं होती थी। और क्या लिखेंगे होमिनाइड के बारे में हम, ये होमिनाइड मतलब इनका उद्भव कम से कम 56 लाख वर्ष पूर्व हुआ है। और बस इतना ही है इसमें। आगे हमारा चौथा प्रश्न है। हमारा अगला प्रश्न है, होमो से आपका क्या तात्पर्य है, इसकी प्रजातियों को कैसे विभाजित किया जाता है। तो आपको ये होमो के बारे में यहाँ से लिखना है वापस। होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है और यहाँ पे आपको इसके तीनों वो लिख लेना है। यहाँ ये 1,95,000 लाख वर्ष से 35,000 वर्ष पूर्व तक प्राप्त हुए हैं। यहाँ तक आपको लिखना है। ये मैं पेंट कर देती हूँ यहाँ तक। आपका अगला प्रश्न है, होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के जीवाश्म विश्व में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो ये उत्तर मैं आपको बोल के ही बता देती हूँ, वैसे आपको इसमें मिल जाएगा लिखा हुआ। हाँ, अफ्रीका, एशिया और यूरोप के मध्य अक्षांश देश क्षेत्र, ये आप लिख सकते हैं। और यहाँ पर इसमें दिया हुआ है, होमो हैबिलस के प्राचीन जीवाश्म लगभग 22 लाख वर्ष पूर्व इथोपिया और होमो और तंजानिया में ओल्डुवई गोड से प्राप्त हुए थे। और होमो इरेक्टस प्रजाति के प्राचीनतम जीवाश्म
18 लाख वर्ष पूर्व से अफ्रीका और एशिया दोनों ही महाद्वीपों में प्राप्त हुए थे। इनके जीवाश्म केन्या यानी कि अफ्रीका के कुबीफ्रोबा व पश्चिमी तुर्कान तथा जावा के मोड़ जोगतरो व संगिरन में पाए गए थे। होमो इरेक्टस प्रजाति के एशिया में पाए गए थे। जीवाश्म अफ्रीका में पाए गए थे। जीवाश्म से बाद के हैं। अच्छा, होमो इरेक्टस प्रजाति के एशिया में पाए गए जीवाश्म अफ्रीका के जीवाश्म मतलब उसके बाद वाले जीवाश्म है ये। हमारा अगला प्रश्न है होमो हैबिलस और होमो इरेक्टस के अच्छा ये तो पढ़ लिया हमने। 8वां प्रश्न है हमारा, पूरा पाषाण कालीन मानव के रहन सहन और खान पान पर प्रकाश डालिए। उनके रहन सहन और ये खान पान ऐसा। पूरा पाषाण काल में आदिकालीन मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था। वह भोजन की खोज में इधर उधर घूमता रहता था। आदिकालीन मानव के भोजन प्राप्ति के तरीके बदल रहे थे। माना जाता है कि आदिकालीन मानव कई प्रकार से अपना भोजन जुटाते थे, संग्रहण करके, अपमार्जन करके, शिकार करके। ये आपको पूरा यहाँ तक लिखना है, संग्रहित कर खाते थे। इसके आगे आपको ये रहन सहन भी लिखना है। रहन सहन आपको ये रहन सहन से लेकर ये यहाँ पे लघुत्तरीय 8 लिखा हुआ है, यहाँ तक करना है आपको। हिंसक पशुओं को भगाने में सफल हुआ, तत्पश्चात वो गुफाओं में शरण लेने लगा। इसके बाद आपका 9वां प्रश्न है, पूरा पाषाण काल में चित्रकला के विकास पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पे आपको यहाँ से लिखना है, भाषा और कला का घनिष्ठ संबंध है। भाषा के साथ साथ कला लगभग 40,000 से 35,000 वर्ष पूर्व विकसित हुई है। यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना है, ये 9 लिखा हुआ है, लघुत्तरीय का 9। उल्लू आदि के चित्र प्रमुख हैं। अब आपका 11वां प्रश्न है, कृषि की खोज मानव सभ्यता के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना थी, स्पष्ट कीजिए। कृषि की खोज यदि तो आपको एक कृषि नवपाषाण काल की सभ्यता मानव प्रगति के चिन्हों से ये आपको यहाँ तक करके घास के मैदानों का विस्तार होता गया। मानव समाज भी ऐसे स्थानों पर रहना पसंद करने लगा। आपको यहाँ तक पूरा करना है। ये पूरा ऊपर का एक पैराग्राफ और दूसरा पैराग्राफ में यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8वें नंबर की लाइन तक। अगला प्रश्न है आपका 12वां, कृषि एवं चौक का आविष्कार मानव सभ्यता के विकास की महत्वपूर्ण घटना थी। तो ये कृषि में आपको यही वाला लिखना है और चौक का ही अगला है यहाँ पर। चौक पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल की ही नहीं वरन मानव सभ्यता के इतिहास की महत्वपूर्ण घटना है। इसके फलस्वरूप मानव सभ्यता की प्रगति का पहिया तीव्र गति से घूमने लगा। चौक की सहायता से सबसे पहले मानव ने मिट्टी के बर्तन, बड़े बड़े बर्तन बनाए। फिर कालात्मक में मानव पहिए की सहायता से गाड़ी और रथ का निर्माण भी करने लगा। इसके मानव सभ्यता के विकास में बड़ा योगदान दिया। ये हो गया हमारा प्रश्न पूरा। इसके बाद हमारा प्रश्न है हमारा अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस और होमो के मध्य क्या अंतर है, स्पष्ट कीजिए। तो ये अंतर यहाँ दिया हुआ है। होमो और ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति के आदि मानवों के मध्य कुछ विशेष अंतर उनके मस्तिष्क के आकार, जबड़े और दांतों के संबंध में पाए जाते हैं। होमो प्रजाति के मानव का मस्तिष्क ऑस्ट्रेलोपिथिकस की अपेक्षा छोटा होता था। इनके जबड़े भी हल्के होते थे तथा दांत छोटे आकार के होते थे। होमो मानव अपने हाथों का अच्छा उपयोग कर लेते थे, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस के हाथों की दक्षता सीमित थी। इसके अतिरिक्त होमो ने अपने पैरों के बल पर सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक थी, जबकि ऑस्ट्रेलोपिथिकस में सीधे खड़े होकर चलने की क्षमता अधिक नहीं थी। होमो के मस्तिष्क में परिवर्तन का कारण अधिक बुद्धिमत्ता और बेहतर याददाश्त था। इसी प्रकार से उनके जबड़ों दांतों में भी हुआ परिवर्तन उनके खान पान में आई भिन्नता का ही परिणाम था। इससे स्पष्ट होता है कि ऑस्ट्रेलोपिथिकस होमो के ही वंशज थे। हमारा अगला प्रश्न है, नवपाषाण काल में कृषि एवं पशुपालन से मानव जीवन में क्या परिवर्तन हुए, समझाइए। तो यहाँ हम कृषि देखेंगे। नवपाषाण काल की सभ्यता मानव प्रगति के चिन्हों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करती है। इस काल का मानव अब केवल मांसाहारी ही नहीं रहा, अब वह कृषि करने लगा। यह इस काल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी। इससे पूर्व के मानव को कृषि का ज्ञान नहीं था, अतः इस युग में यह कार्य एक महान क्रांति कहा जा सकता है। विल दूरा का कथन है कि नवपाषाण काल में शिकार के स्थान पर कृषि एक दृष्टि से मानव इतिहास की क्रांति था। यह आपको पूरा यहाँ तक लिखना है। घास के मैदानों का विस्तार होता गया, मानव समाज में भी ऐसे स्थानों को रहना पसंद करने लगा। और आपको पशुपालन में लिखना है। पशुपालन में आपको लिखना है, इस काल के मानव ने प्रगति की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया। अब मानव पशुओं का केवल भक्षक ही नहीं अपितु उसका पालक भी बन गया।
इस काल में मानव ने पशुपालन करना सीख लिया। मानव का पहला पालतू पशु बना कुत्ता। इस काल का मानव शिकार में पालतू कुत्तों की सहायता लिया करता था। धीरे धीरे मानव बकरी, भेड़, भैंस, गाय व बैल आदि पशुओं को भी पालना शुरू कर दिया। आपको पूरा यहाँ तक करना है। प्रयोग प्रारंभ कर दिया था। अगला प्रश्न है अपना, पूरा पाषाण काल एवं नव पाषाण काल के औजारों के भोजन सामग्री में अंतर बताइए। औजार और भोजन सामग्री में अंतर है। औजार, इस काल में मानव के औजार पत्थर व हड्डियों के बने होते थे। ये औजार भद्दे, बेडोल तथा खुरदुरे होते थे। इस काल के मानव में प्रमुख औजार कुल्हाड़ी, गड़ासा तथा चाकू थे। इस काल के मानव को पहिए का ज्ञान नहीं था। नवपाषाण काल, इस काल में मानव के औजार व हथियार पत्थरों के चिकने, चमकदार, तेज व नुकीले होते थे। इस काल में मानव हत्यायुक्त औजारों का प्रयोग करने लगा था। हथौड़ा, धनुष बाण तथा बर्छी इस काल के प्रमुख हथियार थे। इस काल में मानव ने पहिए का आविष्कार कर लिया। दूसरा पॉइंट है हमारा भोजन एवं वस्त्र। इस काल का मानव एक शिकारी था। उसे कृषि का तथा पशुपालन का ज्ञान नहीं था। इस काल में मानव ने कृषि करना सीख लिया था। इस काल का मानव पशुपालक बन गया था। इस काल के मानव ने वृक्षों की जाल, ये चलो आपको ये पूरा भी लिखना है, यहाँ तक ये दिया है। भोजन मांस व कंदमूल थे और इधर दही, अनाज, शहद और मांस आदि का भोजन में प्रयोग करने लगा। धन्यवाद। हमारे लघु उत्तरीय प्रश्न खत्म हो चुके हैं। आगे अगली कक्षा में हम दीर्घ उत्तरीय प्रश्न करेंगे चैप्टर फर्स्ट का।